गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं संजय कुमार आपका SNKP राजकीय महाविद्यालय के ऑनलाइन क्लासेस प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। आज हम रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी की क्लासिकल थ्योरी है रमन इफेक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए उसके बारे में चर्चा करेंगे। इससे पूर्व की क्लास में हमने जो रमन इफेक्ट है उसके बारे में चर्चा की थी। तो सर CV रमन साहब ने रमन इफेक्ट को समझाया था और इनके अनुसार जब किसी पदार्थ पर एक वर्णी प्रकाश को आपतित किया जाता है तो उसमें जो आपतित प्रकाश है वो तीन उसमें डिवाइड होता है। एक तो अवशोषित प्रकाश हो जाता है और एक प्रकीर्णित प्रकाश और एक पारगमित प्रकाश। तो जो प्रकीर्णित प्रकाश है उसकी आवर्ती आपतित प्रकाश के समान भी हो सकती है और भिन्न भी हो सकती है। तो जो प्रकीर्णित प्रकाश की जब आवर्ती वे विकिरणें प्रकीर्णित जिनकी आवर्ती आपतित विकिरण के समान होती है तो उन्हें रेले प्रकीर्णन या रेले लाइंस कहते हैं, और वे जो लाइंस जिनकी आवर्ती उससे भिन्न होती है आपतित विकिरणों से तो उन्हें हम रमन लाइंस कहते हैं। तो आज हम इसका जो कॉन्सेप्ट है पोलराइजेबिलिटी का उसके बारे में चर्चा करेंगे। देखो, जो कोई उदासीन अणु होता है वह उसमें क्या होता है कि नाभिक में धनावेश प्रोटॉन्स होते हैं और चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर काटते रहते हैं। तो बिल्कुल सिमेट्रिकल शेप में होता है, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं। मैंने 4 तो पॉजिटिव चार्ज अंदर है और 4 इलेक्ट्रॉन बाहर है। जब हम इस मॉलिक्यूल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं और उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल वो नेगेटिव चार्ज पोल की तरफ जाएंगे और जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है वो पॉजिटिव पोल की तरफ जाएंगे। इस वजह से क्या है कि इस अणु की जो सिमेट्री है वो क्या हो गई, डिस्टोर्टेड हो गई, विकृत हो गई। और विकृत होने की वजह से ये क्या बन गया, एक ध्रुवित अणु की तरह बिहेव करने लग गया। इसे हम कहेंगे इंड्यूस्ड डाइपोल, प्रेरित द्विध्रुव बोलेंगे। और इसके जो द्विध्रुव आघूर्ण है उसे हम बोलेंगे म्यू आई, इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट। अब देखो, सेम ये कॉन्सेप्ट जो रमन इफेक्ट देखते हैं उसमें सेम यही कॉन्सेप्ट होता है कि जब हम मॉलिक्यूल पर जो रेडिएशन डालते हैं, जो लेजर लाइट बोल दें या मोनोक्रोमेटिक लाइट जो IR रीजन की, तो वो क्या करता है कि उसमें जो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड है वो उस मॉलिक्यूल को क्या कर देता है, एक डाइपोल बना देता है। क्या बना देता है, इंड्यूस्ड डाइपोल बना देता है। तो आप यहाँ पर देखिए, तो उस प्रेरित द्विध्रुव जो अणु है उसका जो डाइपोल मोमेंट, इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट, वो किसके समानुपाती होगा, अल्फा और ई के समानुपाती होगा। अल्फा क्या है, अणु की ध्रुवणता। कहने का मतलब कोई मॉलिक्यूल कितना आसानी से ध्रुवित होता है वह उसकी पोलराइजेबिलिटी कहलाती है। और ई हो गया जो आपतित विकिरणों के विद्युत क्षेत्र की सामर्थ्य या इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ हो गई। अब आप देखिए यहाँ पर म्यू आई किसके समानुपाती है, अल्फा के और ई के। तो अल्फा की बात करें, वैसे अगर सिंपली कहें तो म्यू आई पर यूनिट स्ट्रेंथ ऑफ द अप्लाइड फील्ड। तो व्हेन ई इक्वल टू 1 देन क्या होगा, म्यू आई किसके समानुपाती हो जाएगा, अल्फा। जब हम जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी सामर्थ्य 1 मान ले तो उस स्थिति में जो म्यू आई है इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट को क्या कहेंगे, हम अल्फा बोलेंगे, पोलराइजेबिलिटी बोल देंगे। तो आप देखिए आगे, जो आपतित विकिरणों के विद्युत क्षेत्र की सामर्थ्य, इसको साइन वेव फंक्शन के रूप में लिखें तो E इक्वल टू E0 साइन 2 पाई न्यू टी। तो यहाँ पर E0 क्या होगी, स्ट्रेंथ ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, और न्यू क्या होगी, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन एट टाइम t, और t क्या हो गया, टाइम इन सेकेंड। तो अब हम जैसे ये बात करें कि म्यू आई बराबर क्या था, अल्फा ई, तो ई की वैल्यू इसमें रख देते हैं इस समीकरण में। आप देखिए तो ये हो गया हमारे पास म्यू आई इक्वल टू अल्फा ई साइन 2 पाई न्यू टी। तो यहाँ पर देखो एक बात समझ में आ रही है, आप देखने में आ रही है कि म्यू आई है किसके समानुपाती है, फ्रीक्वेंसी। तो इस प्रकार जो प्रेरित द्विध्रुव अणु है विकिरण की आवर्ती न्यू से दोलन करते हैं, और इस प्रकार के दोलित्र
जिनकी आवर्ती की क्या करते हैं, ये दोलित्र न्यू आवर्ती की विकिरण उत्सर्जित करते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो विकिरण की आवृत्ति और दोलित्र द्वारा उत्सर्जित विकिरण की आवृत्ति कुल मिला के वो होगी कि इंसिडेंट लाइट और स्कैटर्ड लाइट, उनकी अगर क्या है ये फ्रीक्वेंसी सेम है तो इस केस में इसे बोलेंगे रेले लाइन बोलेंगे या रेले प्रकीर्णन बोलेंगे, और इस स्थिति में क्या है कि रमन स्पेक्ट्रम प्राप्त नहीं होगा, ये है कंडीशन। अब क्या है कि जो अणु है उसमें क्या होता है, वाइब्रेशंस भी होंगे। जब आईआर लाइट डालते हैं किसी अणु पर तो उसमें क्या होते हैं कि दो तरीके के चेंजेस होते हैं, एक तो कंपन्स होते हैं वाइब्रेशंस, और मॉलिक्यूल क्या है उसमें रोटेशन बोलते हैं, जिन्हें आणविक घूर्णन बोलते हैं। तो रोटेशन और वाइब्रेशंस की वजह से भी क्या है कि अणु में जो अल्फा है पोलराइजेबिलिटी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। और रमन की जो कंडीशन भी यही है कि ड्यूरिंग वाइब्रेशन और रोटेशन क्या होना चाहिए, उसकी पोलराइजेबिलिटी में चेंज होना चाहिए। अगर चेंज हो रहा है तो वो मॉलिक्यूल क्या होगा, रमन एक्टिव होगा, और अगर चेंज नहीं हो रहा है तो मॉलिक्यूल क्या होगा, रमन इनएक्टिव होगा। तो आप यहां पर देख रहे हैं कि जैसे ये ए बी कोई मॉलिक्यूल है और ये वाइब्रेशंस कर रहा है, और वाइब्रेशंस के दौरान जैसे बात करते हैं CO2 में जो सिमेट्रिक वाइब्रेशंस होते हैं वो रमन एक्टिव होते हैं। तो वाइब्रेशंस के दौरान क्या है कि इसकी जो CO2 में क्या हो जाता है, इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट जनरेट हो जाता है, अर्थात वो डाइपोल मॉलिक्यूल बन जाता है। तो इस केस में वह रमन एक्टिव हो जाता है। इसी प्रकार से जैसे ये AB मॉलिक्यूल है तो उसमें रोटेशन, तो रोटेशन की वजह से भी क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन्स है बॉन्ड के वो क्या होते हैं, एक मॉलिक्यूल की तरफ ज्यादा हो जाते हैं, एक मॉलिक्यूल की तरफ कम हो जाते हैं। तो इस स्थिति में भी क्या है कि वो एक डाइपोल की तरह बिहेव करने लग जाता है, और मॉलिक्यूल की जो पोलराइजेबिलिटी है उसमें चेंज हो जाता है। तो जो वाइब्रेशंस हो रहे हैं इंटरनल और रोटेशंस हो रहे हैं उसकी वजह से मॉलिक्यूल है उसकी जो पोलराइजेबिलिटी है उसमें चेंज होता है। तो माना कि ये टोटल जो इस स्थिति में जो पोलराइजेबिलिटी क्या होगी, अल्फा बराबर अल्फा 0 प्लस बीटा साइन 2 पाई न्यू आई टी। अब क्या है कि जो समीकरण 2 व 3 से, तो समीकरण 2 था हमारे पास क्या था, म्यू आई बराबर अल्फा ई, तो म्यू आई इक्वल टू क्या हो गया, अल्फा 0, इसका वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी, और ये E0 साइन 2 पाई न्यू टी इसमें पहले से ही था। और यहाँ पर देखिए इस समीकरण में अल्फा 0 क्या है, साम्य स्थिति में पोलराइजेबिलिटी, और बीटा क्या है, कंपन या घूर्णन के कारण ध्रुवणता की दर में परिवर्तन। किसकी, पोलराइजेबिलिटी की जो दर है उसमें जो चेंज हो रहा है वो बीटा है। और वी आई न्यू आई क्या है, अणु की आंतरिक या घूर्णन की आवृत्ति। तो आप यहाँ पर देखिए इसको हम एक्सपेंड करते हैं तो हमारे पास ये आ जाता है। तो इसमें क्या होता है कि जो साइन थीटा है यहाँ पर थीटा और फाई के रूप में ले ले, तो उसी स्थिति में इसकी वैल्यू मैथमेटिकली ये आती है। तो इसको हम एक्सपेंड कर देंगे, तो म्यू आई इक्वल टू अल्फा 0 E0 साइन 2 पाई न्यू टी प्लस 1/2 बीटा E0 कोस 2 पाई न्यू माइनस न्यू आई, और टी माइनस एक बार ये माइनस हो जाएगा और एक बार प्लस हो जाएगा, 1/2 बीटा E0 कोस 2 पाई न्यू प्लस न्यू आई टी। तो आप यहाँ पर देखिए कि इस जो इक्वेशन में है 3 पार्ट हैं, एक तो फर्स्ट पार्ट है, एक सेकंड पार्ट है और एक थर्ड पार्ट है। तो जो फर्स्ट वाला पार्ट है वो रेले लाइंस को दर्शाता है, और सेकंड वाला पार्ट जिसमें फ्रीक्वेंसी कम होती है तो वो स्टोक्स लाइंस को दर्शा रहा है, और जिसमें फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है जो स्कैटर्ड लाइट की उन्हें बोलते हैं एंटी स्टोक्स लाइंस बोलते हैं। तो यदि हम जो बीटा है उसको 0 लें कि कंपन या घूर्णन के कारण जो ध्रुवणता की दर में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो उस स्थिति में म्यू आई बराबर क्या हो जाएगा, अल्फा 0 E0 साइन 2 पाई न्यू टी। तो इस स्थिति में एक यहाँ क्या मिलेगा, हमें रेले लाइन ही मिलेगी, और यह है जो मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, रमन इनएक्टिव हो जाएगा। और रमन एक्टिव के लिए जो मैंने कंडीशन बोली थी कि कंपन या घूर्णन से क्या है, अणु की ध्रुवणता में चेंज होना चाहिए। तो ये इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट था किसका, रमन स्पेक्ट्रम प्राप्त करने की जो, या रमन की जो थ्योरी थी, रमन इफेक्ट, उसकी जो पोलराइजेबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट था वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। अब हम क्या करेंगे, इनके जो डाइमोलिक्यूल जो है द्विपरमाणुक अणु है, डायटोमिक मॉलिक्यूल्स है, उसके रमन स्पेक्ट्रम, तो उसके बारे में देखते हैं।
तो जो एटॉमिक मॉलिक्यूल है उसका रमन स्पेक्ट्रम में जैसे 3 तरीके के स्पेक्ट्रम प्राप्त होंगे, क्योंकि जब IR लाइट डलती है तो उसमें वाइब्रेशंस भी होते हैं और रोटेशन भी होते हैं। तो अगर प्योर रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रम की बात करें तो उसका सिलेक्शन रूल क्या होगा, डेल्टा जे बराबर 0 ± 2 और एनर्जी इसकी होगी BJ+1। और जो प्योर वाइब्रेशनल रमन स्पेक्ट्रम अगर आता है तो उसमें सिलेक्शन रूल क्या होगा, डेल्टा न्यू बराबर ±1 ±2 ±3 और इसकी एनर्जी वही एना हार्मोनिक ऑसिलेटर वाली होगी, EV बार बराबर V+1/2 न्यू बार 1 - V+1/2 A और ये क्या है, एन हार्मोनिक कांस्टेंट सेमी इनवर्स। और जब रोटेशनल वाइब्रेशनल रमन स्पेक्ट्रम की बात करें तो उसके लिए सिलेक्शन रूल होगा डेल्टा जे बराबर 0 ±2 और डेल्टा न्यू बराबर ±1। और इसके लिए जो एनर्जी होगी तो वो क्या होगा, इसमें रोटेशनल भी होगी वाइब्रेशनल भी, तो इन दोनों को हम कंबाइंडली यहाँ पर लिख दें तो EV जे बार बराबर BJ+1 प्लस V+1/2 न्यू बार 1 - V+1/2 A, ये इसकी एनर्जी आएगी। अब हम क्या करते हैं कि जो रमन है, जो इनके प्योर जो रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रम है डायटोमिक मॉलिक्यूल की, उसकी बात करते हैं। तो यहाँ पर इसके एनर्जी आपने देख ही ली थी, ये इसके लिए सिलेक्शन रूल हो जाएगा और इन दो ऊर्जा स्तरों की ऊर्जा में अंतर क्या हो जाएगा, अपर लेवल माइनस लोअर लेवल। तो आप यहाँ पर देखिए BJ+1 माइनस BJ+1, तो यहाँ पर ये आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं कि जैसे इसकी तीन बात करते हैं, केस फर्स्ट लेते हैं जिसमें डेल्टा जे इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, तो ये किसको शो करेगा, रेले लाइंस को। तो न्यू बार बराबर न्यू 0, ये किसकी मॉलिक्यूल की ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी और ये स्कैटर्ड लाइट की फ्रीक्वेंसी। तो डेल्टा न्यू बराबर क्या हो गया इस स्थिति में 0 रेले शिफ्ट रेले लाइंस में, तो न्यू बराबर क्या आ जाएगा न्यू 0 बार। तो इस स्थिति में क्या है कि जो आपतित प्रकाश और प्रकिरणित प्रकाश दोनों की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, सेम होती है, तो इसमें क्या होगा रेले लाइंस प्राप्त होती है। अब बात करें जैसे केस सेकंड, तो उसमें सिलेक्शन रूल के अकॉर्डिंग बात करें, डेल्टा जे बराबर क्या है +2, अर्थात अवशोषण स्पेक्ट्रम की बात करें तो +2 बराबर देखिए आप जो BJ+1 था उसमें क्या ये डिफरेंस निकालते हैं हम +2 और जे बराबर 0 उसमें, तो ये हमारे पास आता है B4J+6 सेमी इनवर्स और यहाँ जे है रोटेशनल क्वांटम नंबर बराबर 0 1 2 3 ये है। अब आप देखिए यहाँ पर जो ये न्यू 0 बार प्लस डेल्टा न्यू बार, तो न्यू 0 बार बराबर क्या आएगा B4J+6 सेमी इनवर्स। तो ये क्या हो जाएगा एंटी स्टोक्स लाइंस में, जिसमें आवर्ती में क्या होगी वृद्धि होती है, इंक्रीज होती है। तो यहाँ पर आप ये किसके लिए आ गया एंटी स्टोक लाइंस के लिए। और यहाँ देखिए जो थर्ड केस है डेल्टा जे बराबर -2 उत्सर्जन स्पेक्ट्रम के लिए, तो इस स्थिति में -B4J+6 सेमी इनवर्स, तो यहाँ पर ये आ जाएगा जो स्कैटर्ड लाइट की फ्रीक्वेंसी न्यू बार इक्वल टू न्यू 0 बार -B4J+6। तो ये किसके लिए स्टोक्स लाइंस के लिए, जिसमें आवर्ती स्टोक्स लाइंस की जो आपतित प्रकाश होता है उसकी आवृत्ति से कम होती है और एंटी स्टोक्स की आवृत्ति ज्यादा होती है। तो ये हमने देखा। हम इसी स्पेक्ट्रम की बात करते हैं, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं, देखो ये सेमी इनवर्स में और ये जे रोटेशनल क्वांटम नंबर, तो यहाँ देखो 0 से 2 में 1 से 2 में, तो +2 में इसमें जंप होगा। और जो इसमें उत्सर्जन है ये तो अवशोषण के लिए, और यहाँ उत्सर्जन हो रहा है तो उसमें क्या होगा 6 से 4 5 से 3 4 से 2 इस प्रकार से इसमें आएंगी। अब आप यहाँ पर देखिए जैसे इसका स्पेक्ट्रम, तो ये तो रेले लाइंस को शो कर रहा है और जो फर्स्ट लाइन है और रेले लाइन में जो डिफरेंस है वो 6B का, और आगे वाले लाइंस में 4B का डिफरेंस रहता है। और इधर देखो इधर बढ़ रहा है फ्रीक्वेंसी, तो इसमें एंटी स्टोक्स लाइंस के लिए इधर, और ये किसके लिए स्टोक्स लाइंस के लिए आता है। तो ये प्योर रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रम है जो आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो इस प्रकार से जो आज हमने जो दो चीजें क्लियर की, एक तो इसका पोलराइजेबिलिटी का कॉन्सेप्ट और एक था हमारे पास
जो प्योर रोटेशनल जो रमन स्पेक्ट्रम है उसके बारे में हमने चर्चा की है। तो आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे और इसको समझेंगे। इसके साथ ही मैं इस आज के जो लेक्चर है इसको बंद करता हूँ। धन्यवाद।